हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास से खिलजी वंश को देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कौकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी कुलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवादी के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमीन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोह के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों जैसे शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव हो जाएगा। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलुचपुर की आय भेजने का वायदा किया तथा एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी में अथवा 1306 ईस्वी में उसने इस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया तथा उसे रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया गया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग
पृथक विभाग जो है वो हो जाएगा दीवान मुक्त खराज। मुक्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुक्त यानी जमींदार और बलाह बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राजा द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरात, पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। खराज के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने 50% निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी। अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधिकारी नियुक्त किया था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना था। हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के समय में सिर मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल इमाम खिलाफत अल आदि उपाधि धारण की, जिनके वह सर्वथा अयोग्य था। नासिरुद्दीन खुसरबशाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 2020 नसीरुद्दीन खुसरबशाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। नसीरुद्दीन खुसरबशाह जो था यह हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया था। फ्रेंड, इसके आगे हम लोग देखेंगे इससे जुड़ी क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, उसके बारे में थोड़ा व्याख्या है जो भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में है कि जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के नियम में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया।
वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसका आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन ने। इसकी व्याख्या देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पे अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउद्दीन मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जफर खां का। इसका व्याख्या 4 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या देखेंगे। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता, उनके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी के पति का नाम हो जाएगा राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह के बारे में देखेंगे। व्याख्या है, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक जो है पद्मावत है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। इसके अनुसार पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों से अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी की कहानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कथन ए है कि अलाउद्दीन की दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण है, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कूट में देखेंगे। कूट में है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नहीं, ये गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। इसके व्याख्या में देखेंगे। डॉक्टर एस लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राजाओं पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः ए सत्य है और आर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक हो जाएगा रामचंद्र देव। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। इसका व्याख्या है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
इसका मिलान हम करते हैं रणथंभौर। रणथंभौर से जो राजा थे वे थे हमीर देव। चित्तौड़ के राजा हो जाएंगे राणा रतन सिंह। देवगिरी के राजा हो जाएंगे राजा राय रामचंद्र और गुजरात के राजा हो जाएंगे कर्णदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे है दिए गए मानचित्र पर ध्यान देना है और इसका क्वेश्चन इसी से है। तो चलिए देखते हैं। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण कर अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मलिक काफूर ने। मलिक काफूर जो था यही जो है यह आया था दक्षिण के आक्रमण पे। मलिक काफूर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उस सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिसे वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरात, पेंशन तथा वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर का उत्पादन के 50% तक कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर लगाया था। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में 15% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह कौन था? इसका आंसर फिर वही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? 13 का आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विरोध के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इसमें है कि निम्न कोडिंग स्कीम से सही उत्तर चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो आगे पेज पे दिया हुआ है तो सी में है, जो कि देख लेते हैं। सी में हो जाएगा 1 और 3 का जिक्र है, 1 और 3 का, तो इसको देख लेते हैं। उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। 14 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या देखेंगे। अलाउद्दीन ने लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की।
नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुक्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद, जिसे जमींदार कहते हैं, मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिनके कारण खुद जमींदार और बलाहकार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। कथन ए है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। कारण है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? 16 का आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका व्याख्या देख लेंगे। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण पद्धति लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। वर्णी के अनुसार यदि इतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके। इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की। बाजार नियंत्रण प्रथा जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया। उसके मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर, घरी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका आंसर भी हो जाएगा, रावी। इसका व्याख्या देख लेंगे। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 में कवक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित
नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा वारंगल रामचंद्र देव, जो गलत है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का अंतिम शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। उसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? इसका आंसर ए हो जाएगा मुबारक खिलजी। इसके बारे में व्याख्या जो है देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत अल अह की उपाधि धारण की। फ्रेंड, इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अगले क्लास में मैं तुगलक वंश को लेकर आऊंगी। थैंक यू।